Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about another rules of English grammar. आज हम स्टार्ट करेंगे रोल नंबर 41 से। रोल नंबर 41 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भाई आपकी इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सेम होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी सेम होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सम वर्ब्स हैव कॉमन फॉर्म। यहाँ पे आप सम कर लीजिएगा काइंडली। ठीक है, कैसे? जैसे कि कट, अगर कट की सेकंड फॉर्म देखो तो वो भी कट होगी, अगर थर्ड फॉर्म देखो तो वो भी कट होगी। फिर पुट पुट पुट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, इस तरह कास्ट कास्ट कास्ट, इस तरह बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं इन सब की जो बाकी फॉर्म होती हैं वो कॉमन फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, स्प्रेड, बेट, बिड, रीड, लेट, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, इनको आपने याद करना है। कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि इनको याद कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सो जैसे कि रूल नंबर 1 है, जैसे कि फॉर्म नंबर 1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे स्प्रेड है तो इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होगी? स्प्रेड होगी। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? स्प्रेड होगी। इस तरह कट कट कट, पुट पुट पुट। ठीक है, अब इसको ज़रा एग्जांपल्स में देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल लिखे हुए दे हैव स्प्रेडेड रूमर एवरीवेयर। ठीक है, मतलब उन्होंने हर जगह क्या जी रूमर फैला दी। दे हैव स्प्रेडेड रूमर एवरीवेयर। दे आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हैव आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेडेड। ठीक है, मतलब ये शो किया हुआ है कि ये बेसिकली आपकी सेकंड फॉर्म है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो स्प्रेड की जो सेकंड फॉर्म है वो भी स्प्रेड ही है, उसको स्प्रेडेड नहीं हम कर सकते हैं। क्लियर? अब और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस न्यूज़ वॉज टेलीकास्टेड ऑन ऑल चैनल्स। ठीक है, अगर इसमें मैं देखूँ ये जो न्यूज़ है हर चैनल पे टेलीकास्ट हो रही है या हुई थी, वॉज लिखा हुआ है तो हुई थी। अगेन क्या मिस्टेक यहाँ पे किया हुआ है? टेलीकास्टेड लिखा हुआ है, जबकि टेलीकास्ट मैंने आप लोगों को बताया था टेलीकास्ट, टेलीकास्ट और टेलीकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ईडी हटाकर सिंपल टेलीकास्ट ही लिखेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, बट कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो आपको हाईली कंफ्यूज करेंगे, उनको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। जैसे कि एक वर्ड है बिड। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म भी बिड है, इसकी थर्ड फॉर्म भी बिड है। इसी तरह एक वर्ड है बिड, उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है बेड और थर्ड फॉर्म है बिडन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ आप लोगों के सामने, ये जो बिड है इसका मीनिंग क्या है? बोली लगाना। ठीक है, किसी चीज़ की बोली लगाना। और अगर इस नीचे वाली बिड को देखो जिसकी सेकंड फॉर्म बेड और बिडन होती है, इसका मीनिंग होता है अलविदा कहना, मतलब कि फेयरवेल। क्लियर? अब आपने मीनिंग्स के हिसाब से इनको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैव बिडन द हाइएस्ट अमाउंट। ठीक है, मतलब कि उसने बहुत बड़ी अमाउंट की बोली लगाई। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बिडन लिखा हुआ है, बोली लगाने वाला। अगर हम लोग बिड देखें तो उसकी सेकंड फॉर्म भी बिड है और थर्ड फॉर्म भी बिड है, तो फिर यहाँ पर तो बोली लगाने वाला बिड आने ना, तो यहाँ पे बिडन क्यों लगाया हुआ है? ये रॉन्ग है। इसकी जगह क्या आएगा? बिड आएगा। क्लियर? उसके बाद है जी दे हैव बिड हिम फेयरवेल, मतलब उन्होंने उसको फेयरवेल कहा। ठीक है, अलविदा कहा। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है? यहाँ पे बिड लिखा हुआ है, जबकि आप लोगों ने पढ़ा था कि वो बिड जिसका मतलब होता है अलविदा, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बिडन होती है। सॉरी, थर्ड फॉर्म बिडन होती है और सेकंड फॉर्म बेड होती है। और हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पर हैव लगा हुआ है इसलिए हमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है, हम यहाँ पे बिडन लगा देंगे। ये अलविदा वाला बिडन लगा दिया हमने। क्लियर? तो ये था जी आपका रूल नंबर 41। बहुत इजी था, कहने को इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें ट्रिक्स थे वो जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 42। रूल नंबर 42 क्या कहता है कि आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स के बाद हमेशा क्या आएगा? बेयर इन्फिनेटिव्स आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? बेयर इन्फिनेटिव्स। अब बहुत से बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड ज़रा कर लें। देखिए, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इन्फिनेटिव, उसके बाद हम देखेंगे बेयर इन्फिनेटिव। जिस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा होगा तो वो आपका क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, और अगर हम इस टू को हटा दें और हमारे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बेयर इन्फिनेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, वो बेसिकली आपकी बेयर इन्फिनेटिव होती है, ठीक है। और अगर उसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लग जाए ना, तो वो आपकी इन्फिनेटिव हो गई। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के केस में क्या होगा, टू लगा होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, जैसे कि टू गो, ठीक है। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह बेयर इन्फिनेटिव में क्या होगा, टू हटा दिए और सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि सिंपल यहाँ पे गो है, तो वो आपका बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। इस तरह टू कम क्या है, इन्फिनेटिव। टू को हटा देंगे, अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कम आ जाएगा, तो वो क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसकी। सबसे पहले एग्जाम्पल है जी, शी लेट्स हर चिल्ड्रन टू स्टडी अप वेरी लेट, ठीक है। शी लेट्स हर चिल्ड्रन टू स्टडी अप वेरी लेट। अब यहाँ पे वो लिखे हुए हैं जी वर्ड्स, लेट, बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच, हेयर। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनके बाद क्या आना है, बेयर इन्फिनेटिव आना है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो इस सेंटेंस में ये जो लेट्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, स्टडी क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो इससे पहले टू क्यों लगा हुआ है, क्योंकि टू तो इन्फिनेटिव होता है, जबकि यहाँ पर तो बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए। तो ये जो टू है ये हम यहाँ से काट देंगे और सिंपल स्टडी आ जाएगा। सेंटेंस दोबारा पढ़ देती हूँ, शी लेट्स हर चिल्ड्रन स्टडी अप वेरी लेट। तो यहाँ से टू को हटा दिया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है, दे वॉच्ड द बॉयज टू प्ले देयर, ठीक है। टू प्ले, टू क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पर वॉच्ड आया हुआ है, ये देखें वॉच लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। वॉच के बाद कभी भी आप लोग इन्फिनेटिव यूज़ नहीं कर सकते, आप हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। अगेन टू को हटा देंगे, सिंपल यहाँ पर प्ले आ जाएगा। उसके बाद आ जाए, टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू राइट ऐसे। अगेन यहाँ पर क्या आया जी, मेड आया है। अब मेड के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा, मतलब कि राइट आएगा, यहाँ पर टू यूज़ नहीं होगा, ठीक है। राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये था जी आपका रूल नंबर 42। बहुत इजी, बहुत इजी। चलें, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 43 की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे इसमें बहुत सी गलतियाँ करते हैं। बच्चों को नहीं पता होता कि फोर कहाँ पे यूज़ करना है, सिंस कहाँ पर यूज़ करना है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह, आज की वीडियो के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर, फोर वहाँ यूज़ होगा अगर हमने किसी सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम बताना हो। क्या बताना हो, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 4 आवर्स, 20 मिनट्स, 5 ईयर्स, several months, a long time, short time, ages, centuries, last a day, last a week, etc. जब इस तरह की बातें हमने करनी, पीरियड ऑफ टाइम जब हम बताते हैं, तब हम फोर का यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। बच्चे कहते हैं कि भाई मैम हम रट्टा नहीं लगा सकते हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, इससे आगे मज़ीद कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। लेकिन ये सब आपने याद करना है। आप लोगों ने पीरियड ऑफ टाइम, ये सारा एज लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, एक्सेट्रा, ये सारा आप लोगों ने याद करना है। याद करोगे तो पता होगा कि भाई कहाँ पर फोर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि सिंस कहाँ पर लगाना है। सिंस वहाँ पर लगाना है जहाँ पर आपने बात करनी हो पॉइंट ऑफ टाइम की, ठीक है। मतलब जैसे कि विंटर हो गया, समर हो गया, बर्थ होगी किसी की, या 3 o'clock हो गया। जब आप स्पेसिफिक टाइम बताते हो कि 8:30 बजे, 8:20 पे, ठीक है। जैसे कि मंथ्स के जितने भी नाम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि ईयर 2004 एक्सेट्रा, जैसे कि येस्टरडे, टुमारो, द डे बिफोर टुमारो, ठीक है, इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वीक आ गया, लास्ट डे आ गया, मॉर्निंग आ गया, इवनिंग आ गया। तो ये सारे मीनिंग, आप ये सारे सब कुछ आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने लगी हूँ आप लोगों के। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली वहाँ पर सिंस या फॉर का यूज़ कर सको। सबसे पहला रूल, टाइप नंबर 1, सिंस जहाँ भी हम यूज़ करेंगे उसके बाद हम लोग पास इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। मतलब कि क्या होगा इस केस में कि आप लोग सिंस जहाँ यूज़ कर रहे हो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रही है वो आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, मतलब कि वो पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए।
साथ साथ एग्जाम्पल देती रहती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आवर कंट्री हैज़ डिवेल्प्ड अ लॉट सिंस वी हैव गोट फ्रीडम। ठीक है, जब से हमने आज़ादी हासिल की है तब से हमारे मुल्क ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ठीक है, अच्छा अब इस केस में आप लोग देखें सिंस कहाँ लगा हुआ है। सिंस ये यहाँ पे एक रूल आपको फॉलो करना है। यहाँ पे कोई बर्थ नहीं बताई जा रही, कोई टाइम नहीं बताया जा रहा, कोई लास्ट वीक या विंटर समर कुछ नहीं बताया जा रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने ये रूल लाजमी देखना है। आपको ये रूल याद होना चाहिए, आपको ये रूल याद होना चाहिए कि भाई अगर कहीं पर ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं तो मुझे ये याद रखना है कि सिंस के बाद जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंस यूज़ हो गया, सिंस के बाद क्या यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो आपकी वर्ब यूज़ हो रही है वो कौन सी है जी, यहाँ पे देखें हैव गोट लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। एक तरफ आप हैव लगा रहे हो, एक तरफ गोट लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये जो हैव है इसको हटा दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आज सच हम यहाँ पे हैव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने है, दे हैव मेड नो मिस्टेक्स सिंस दे हैव कम हेयर। ठीक है, अब इसमें देखो सिंस लग गया, सिंस के बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद लगेगा वर्ब, कौन सा वर्ब लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। अगेन यहाँ पे हैव लगा हुआ है और कम लगा हुआ है। आप ये कह रहे हो कि आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, केम चाहिए, तो इस कम की जगह पर केम, CAME, केम लिख दो, हैव को यहाँ से हटा दो, सेंटेंस आपका हो गया ठीक। क्लियर, आगे चलते हैं। ये था जी रूल नंबर 1। अब एक और रूल देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करेंगे, ठीक है, और उस सेंटेंस में हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी मतलब कि जब भी आप लोग परफेक्ट में सेंटेंसेस बनाओगे तो उस केस में सिंस और फॉर का यूज़ होगा। ठीक, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस या फिर फॉर मॉर्निंग। अब जो मॉर्निंग है ये बेसिकली आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे सिंस यूज़ करूँगी, यहाँ पे मैं फॉर यूज़ नहीं करूँगी, तो सिंस आ जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव बीन टीचिंग सिंस या फिर फॉर 2022। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, एक स्पेसिफिक ईयर लिख दिया गया है। अब एक स्पेसिफिक ईयर लिखा गया है तो अगेन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे मैं फिर से सिंस लिखूँगी, फॉर नहीं लिखूँगी। ठीक है, फिर है जी आई हैव बीन टीचिंग सिंस या फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ। 3 घंटे आपके पास क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, एक पीरियड है पूरा का पूरा टाइम का। इस केस में आप फॉर यूज़ करोगे, सिंस यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, इस तरह आप लोग एक एक रूल पढ़ते जाएं, सिंस फॉर की प्रैक्टिस करते जाएं। जैसे ही आपने ये सीखा इनको याद करें, फ़ौरन से यहीं बजाय वीडियो स्टॉप कर दें, फ़ौरन से अपना दिमाग यूज़ करें और 10-10 सेंटेंसेस बनाएं। फॉर को यूज़ करते हुए 10 सेंटेंसेस बनाएं, सिंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, फिर देखना आपको फ़ौरन पक्के वाले याद हो जाएंगे। फिर टाइप 3 आ जाएगा। टाइप 3 के केस में ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे इज़ MR यूज़ हुआ हो उस केस में भी आपने सिंस और फॉर का यूज़ करना है। जैसे कि आई एम रीडिंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूँ। अगेन यहाँ पे क्या जी, पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे यहाँ पे 3 आवर्स था, यहाँ पे भी 4 यूज़ हुआ था, यहाँ पे भी 4 यूज़ होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर क्या देखी है कि यहाँ पर एम यूज़ हुआ है। ठीक है, और एम वाले सेंटेंसेस में भी हम लोग सिंस फॉर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और सेंटेंस है यहाँ पर, शी हैज़ नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाय 3 years। उसने 3 साल से कोई भी नॉवल नहीं लिखा। ठीक है, नॉट इवन वन। ठीक है, अब इस केस में एम यूज़ हुआ, सॉरी, इस केस में अगर आप लोग देखो शी हैज़ नॉट, नहीं यहाँ पे एम यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, शी हैज़ नॉट रिटन, यहाँ पर क्या हुआ जी, हैज़ यूज हुआ है, वर्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो जो टाइप 2 थी उसके साथ यहाँ पे रिजेम्बलेंस मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हैज़ हैव यूज़ हुआ हो तो वहाँ पे हम लोग सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 years का यूज़ हो रहा है। ठीक है, 3 years आपके पास क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर लगेगा, बाय नहीं लगेगा। तो ये सिंस और फॉर हो गया आपका कंप्लीट। अब हम रूल नंबर 44 देखते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। पहले हम बच्चों वाली बेसिक चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हम लोग सीक्वेंस अंडरस्टैंड करेंगे एडवर्ब का। तो आप लोगों के सामने है जी प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, ठीक है। मतलब कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखो, यू मस्ट नो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब का कौन सा प्रॉपर सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले आपके सामने हमारे पास 3 तरह के एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि अगर कोई भी काम हुआ है वो कैसे हुआ है। फर्स्ट करो वो भागी है, कैसे भागी है, स्लो या फास्ट, ठीक है। इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है कि कोई काम हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, उधर हुआ है, कहाँ हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जी, मतलब कि इसमें आप व्हेन कब का जवाब होता है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट या लास्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हाउ का जो जवाब होता है ना वो होता है जो एडवर्ब ऑफ मैनर। इस तरह व्हाट सॉरी वेयर का जो आंसर होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, मैं जो आपको एक तरह से रिकॉल हो जाएगा। इस तरह व्हेन का जो आंसर होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ये तो वो चीज़ें थी जो बेसिक थी, जो हमें पता है भाई पहले भी। नई चीज़ क्या सिखानी है आपने हमें, नई चीज़ मैंने आपको ये सिखानी है कि हमें प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। फर्स्ट करो, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर अंडरस्टैंड करते हैं। पहला ऑर्डर ये है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद आपने अगर एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करना है, ठीक है, कि आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई वर्ब है, कोई सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आप लोग इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई एक यूज़ भी कर सकते हो, दो भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि वर्ब के बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग ये तीनों यूज़ कर सकते हो। समझ आई? फिर से रिकॉल कर रही हूँ कि कोई भी सेंटेंस, उस सेंटेंस में वर्ब के बाद आप एडवर्ब का यूज़ करोगे, क्योंकि एडवर्ब का काम ही ये होता है कि वो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा होता है। लेकिन कुछ सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट भी आ गया है ना, तो उसके बाद भी आप इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्रीटेड हर लविंगली, सॉरी ही ट्रीटेड हर लविंगली, ठीक है। वो उसको बड़े प्यार बड़े मोहब्बत से रखता है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। ट्रीटेड क्या है, वर्ब है। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। लविंगली क्या है, एडवर्ब है। इस केस में हमने क्या सीक्वेंस देखा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आया, लविंगली आया, ठीक है। मतलब कि हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर आया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, आई मेट हर देयर, मैं उनसे कहाँ मिलूंगा, वहाँ। आई सब्जेक्ट, मेट क्या आ गया, वर्ब, हर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब देयर क्या है, कहाँ मिलूंगा, देयर वहाँ मिलूंगा। दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर। अब दी स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है। स्टैंडिंग क्या है, वर्ब है। देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे स्टैंडिंग के बाद आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद नहीं आ रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने कोई भी सेंटेंस लिखना है उसमें आपने इन रूल्स को अप्लाई करके देखते रहना। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं रूल नंबर 2, मतलब क्या ऑर्डर नंबर 2 है, किस तरह एडवर्ब को सीक्वेंस में लेकर आ सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें अगर आपने एडवर्ब ऑफ मैनर भी लिखना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी लिखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी लिखना है, तो किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लिखना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में लिखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड पे लिखना है, ठीक है। इसको आप याद रख लो। फॉर एग्जाम्पल, अली परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन दी स्कूल, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में हम लोग देखें, अली हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। परफॉर्म्ड हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं आया, ठीक है। ब्यूटीफुली हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब उसने किस तरह परफॉर्म किया, ब्यूटीफुली परफॉर्म किया। कब किया, लास्ट नाइट, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। कहाँ किया, इन दी स्कूल, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गलती क्या की है, हमें सबसे पहले मैनर लिखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, ब्यूटीफुली लिखा हुआ है। उसके बाद हमने प्लेस लिखना है, तो इन दी स्कूल पहले आएगा, लास्ट नाइट बाद में आएगा, ठीक है। तो उसको करेक्ट वर्जन भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अली परफॉर्म ब्यूटीफुली इन दी स्कूल लास्ट नाइट। क्लियर? अच्छा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वी गेट फ्रीडम ऑन 14th of August at 12 midnight in 1947। अगेन
यहाँ पर क्या हुआ है जी, अच्छा यहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ है, उसको अंडरस्टैंड करना। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो डेट्स लिख दी गई हैं। ऑन 14th अगस्त डेट है, 12th मिडनाइट, ठीक है, एक तरह से डेट है, इन 1947 ईयर शो कर रहे हैं। अब इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने देखना है कि आपको सबसे पहले सेंटेंस में डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले मंथ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद डेट लिखी हुई है, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है जी, ईयर लिखा हुआ है। तो हमें इसको करेक्ट करना है, और करेक्ट हम किस तरह करेंगे, हम लोग डेट को पहले लिखेंगे, मंथ को बाद में, ईयर को बाद में लिखेंगे। तो आ गया वी गॉट फ्रीडम एट 12 मिडनाइट, डेट आ गई, ऑन 15th अगस्त मंथ आ गया, इन 1947 ईयर आ गया। क्लियर हो गया, ये बड़ी मज़े की चीज़ थी, बहुत मज़े की चीज़ है इंग्लिश ग्रामर। अगर आप लोग सही में इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ट्रस्ट में आप लोगों को ये बोरिंग नहीं लगेगा, इनफेक्ट आप लोगों को बहुत बड़ा मज़े का लगेगा ये, ठीक है। रोल नंबर 44 हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रोल नंबर 45 की। रूल नंबर 45 में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की। इससे पहले भी स्टार्ट में, बहुत स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट कंजक्शंस बताए हुए हैं, वहाँ पे ये फैन बॉयज़ भी बताए थे, इनके कुछ मीनिंग्स भी बताए थे, ठीक है। लेकिन इस रूल में हम लोग देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, दीज कनेक्ट सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस में ये एक रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं। कैसे, फ़र्ज़ करो कि अगर किस सेंटेंस में नाउन आया है, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, ये नाउन को कनेक्ट करेगा नाउन के साथ, वर्ब को कनेक्ट करेगा वर्ब के साथ, एडजेक्टिव को कनेक्ट करेगा एडजेक्टिव के साथ। अगर सेकंड फॉर्म आ गई तो सेकंड फॉर्म को कनेक्ट करेगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। अगर थर्ड फॉर्म आ गई है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कनेक्ट करेगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की एग्जांपल लिखी हुई यहाँ पर, राबिया इज रिच बट माइजर, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो राबिया क्या है, सब्जेक्ट है, इसके हेल्पिंग वर्ब है आप लोगों का। रिच आपके पास क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। बट क्या है आपका, कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया। अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले एडजेक्टिव आया है तो इसके बाद में भी एडजेक्टिव आना चाहिए। लेकिन ये जो माइजर है ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका नाउन है, ठीक है। तो इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ एल वाई लगा के इसको माइजर ली हम कर लेंगे, ठीक है। तो फिर सही वे में कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो उनसे है वो सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को मिलाएगा। फिर उसके बाद है जी अली सैंग एंड डांस, ठीक है। अली जो सा है उसने गाया और डांस किया। अगर यहाँ मैं देखूँ तो एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इससे पहले क्या आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, और यहाँ पर डांस लिखा हुआ है, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमें अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म करनी है, तो ईडी लगाकर डांस्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत मज़े की चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आता है अगर आप रूल्स की प्रैक्टिस करते हो डेली। अच्छा, देन है जी वी शुड अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, कमिंग लेट एंड ब्लेमिंग, सॉरी एंड ब्लेम अदर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो वी क्या है, सब्जेक्ट, शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, इससे पहले क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। मेकिंग क्या है, वर्ब की वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। आईएनजी फॉर्म आ गई, कमिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, मतलब आईएनजी फॉर्म को यहाँ पर ये मिलाएगा। तो एंड के बाद ब्लेम लगा, ब्लेम की जगह आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, तो ब्लेम हटाएंगे और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सो आज हमारे 5 रूल्स और हो गए 45। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोग 50 रूल्स कंप्लीट कर लेंगे। So if you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।